देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने ये चुनाव शुरू से ही हम जो देख रहे थे, जैसे उन्होंने हर तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया इस चुनाव में, तो ये लोकतंत्र की जीत नहीं, लोकतंत्र की हार है। बीजेपी भले जीती हो, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र पे ये गहरा प्रहार है। और इस तरीके से तो चुनाव करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने 90 लाख वोट वहाँ से आपने डिलीट कराए हैं, 27 लाख वोटर जो हैं वो अभी भी आवेदन करके बैठे हुए हैं, और अंतर अगर आप देखेंगे तो मात्र 13-14 लाख के अंतर से बीजेपी जीती है। तो इस हिसाब से कुछ लोगों को जो आपके पक्ष में वोट नहीं करते, उनके नाम कटवा दिए जाएं, उन्हें फिर कोर्ट कचहरी के जाल में उलझाया जाए और एक तरफ आप चुनाव करवा दें, फिर तो आप कोई भी स्टेट नहीं हारेंगे, सारी स्टेट्स जीतेंगे। तो इसको जीत नहीं कहेंगे, इस तरीके से तो इसको लूट कहा जाएगा। रही बात इसके असरात की जो 27 पे हैं, तो अगर यही हथकंडे भाजपा को इस्तेमाल करने हैं तो उनके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन पहले भी जब पिछले 21 में जब चुनाव हुआ था बंगाल में, तो देखिए हर स्टेट का अलग एक समीकरण होता है, अलग एक नज़रिया होता है। हमारे यहाँ 10 साल से भाजपा की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, कोई काम ऐसा नहीं है जो हमारी जनता के हित में इस सरकार ने किया हो। तो तमाम चीज़ें हैं, हर स्टेट की अलग रूपरेखा होती है। हमारी स्टेट में अब लोगों को बदलाव चाहिए। लोग चाहते हैं कि ये जो सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, इसको बदलें। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हमें जन समर्थन 2024 में पीडीए के माध्यम से मिला था, तो आगे भी पीडीए मजबूती से रहेगा। और 27 में हमें उम्मीद है कि अगर भाजपा अपने इसी तरीके के रवैये पे ना रहे, फेयर इलेक्शन हो, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। मैम, पिछले कुछ दिनों से रिलीजियस पॉलराइजेशन हो रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? और क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का पोलराइजेशन भारत के संविधान के लिए, भारत की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, और इसको राजनीतिक पार्टियों को आगे बढ़कर एक सीमा तय कर देनी चाहिए? जी बिल्कुल, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों के सर हम छोड़ दें जिनकी सत्ता ही इससे चल रही है, तो वहाँ से तो हमारा इसमें समाधान नहीं निकलेगा। ये जिम्मेदारी तो जनता को लेनी पड़ेगी कि जो भी कोई व्यक्ति आके धर्म की बात करे, अगर कोई नेता है और वो धर्म की बात कर रहा है, तो उसका विरोध होना चाहिए। और अगर कोई धर्मगुरु है जो सत्ता की या राजनीति की बात करता है, तो मेरी समझ में वो भी गलत है। ये दोनों चीज़ें अपने आप में गलत हैं। हमारे जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी जो बुनियादी समस्याएं हैं वो एक समान होती हैं। हम सभी का फोकस होना चाहिए कि उन बुनियादी समस्याओं का समाधान हम जनता को क्या दे सकते हैं, क्या उपाय उनके लिए निकाल सकते हैं, इस पर हमारा जोर होना चाहिए। और देखिए, किसी भी तरह का, चाहे एक्सट्रीमिज्म हो, किसी भी मजहब की तरफ से हो, वो गलत है, ये मेरा मानना है। मैम, अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 लोकसभा में गिर गया। मेरा बेसिक सवाल ये है कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल था और 2026 का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसमें बेसिक क्या डिफरेंस हुआ है कि वो 23 में पास हो गया या ये गिर गया? देखिए, 2023 में जो बिल पास हुआ उसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और उसमें ये लिखा गया था कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, जो सर्वसहमति से, पूरे सदन की सहमति से वो पास हुआ था। विपक्ष ने उसका साथ दिया था। अब ये जब जो बिल पास है उसको दोबारा सिर्फ इसलिए लाए क्योंकि बिल पास है, उसकी आड़ में ये परिसीमन करना चाहते थे, जैसे इन्होंने असम में किया। असम के मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि मुसलमान सिर्फ 22 जीत पाएंगे। उन्हें कैसे पता है ये? क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से वहाँ का परिसीमन किया है। और यही ये महिला आरक्षण की आड़ में करना चाहते थे कि पूरे देश का जो इलेक्टोरल मैप है उसको उस डिज़ाइन से बनाया जाए कि भाजपा ही हमेशा जीतती रहे। परिसीमन को लेकर थी हमारी मांग सरकार से ये है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो आज भी नोटिफाइड है, और नोटिफाई भी इन्होंने इसी सत्र में करा है। दो साल पुराने बिल को इतनी देरी के बाद इन्होंने नोटिफाई करा, मतलब मन में इनके खोट था। ये नहीं चाहते महिलाओं को आरक्षण देना, ये सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। विपक्ष की आज भी मांग है कि इन्होंने जो 2 लिमिटेशन लगाई हैं कि पहले सेंसस होगा, फिर परिसीमन होगा और फिर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, हमारी मांग है कि उन दोनों बाधाओं को हटाएं और सीधा जितनी सीट अभी है, 543 सीट है, उन पर 33% आरक्षण आप अभी से महिलाओं को दें। हम सब साथ हैं। ये तो वही बात है कि आपने 2 ऐसे पड़ाव महिलाओं के सामने रख दिए जिसे पार करना इतना मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही पॉलिटिकल मुद्दे हैं। नॉर्थ साउथ का इसमें सवाल खड़ा होता है, सेंसस में जातीय जनगणना का सवाल खड़ा होता है। तो इतने बड़े पॉलिटिकल मुद्दों में इन्होंने महिला आरक्षण को उलझा दिया है, क्योंकि ये चाहते नहीं है, इनकी नीयत नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़े।
मैम, आज अखिलेश यादव जी ने भी ये मांग की है कि 2027 से पहले इसको आरक्षण को लागू किया जाए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि डिलिमिटेशन का जो ज़्यादा असर पड़ेगा वो साउथ पे पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सेंसस के इशू हैं बहुत सारे। नॉर्थ में तो आपको फ़ायदा हो रहा है, फिर आप लोगों ने इसको अपोज क्यों किया? देखिए, क्योंकि हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसमें नॉर्थ भी हमारा है और साउथ भी हमारा है। अगर साउथ की स्टेट्स में उन्होंने रोकथाम करी है पॉपुलेशन पे, तो ये प्रगति की निशानी है और उसका खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना चाहिए। तो हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। जो एक एक सीट है आपकी लोकसभा में, उसी के बिना पर आप कानून बना पाते हैं। तो जो हमारे साउथ की स्टेट्स हैं, उनके नंबर घटेंगे अगर, तो कैसे वो अपने आप का जुड़ाव हिंदुस्तान से महसूस कर पाएंगे। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है, ये हमारे देश की अखंडता पर इसका सवाल उठता है और ऐसे सवालों से हमें बचना चाहिए। हमें हर राज्य को एक मजबूत जोड़ से हिंदुस्तान से जोड़ के रखने की कोशिश करनी है। और हम जो नॉर्थ के लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ के लोगों को थोड़ा सा भी एहसास कमतरी हो देश से जुड़ने में, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं इस बात में। हम अपने लोगों की भी आवाज़ सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी अंग ऐसा ना हो जो अपने को देश से अलग महसूस करने पर मजबूर हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब हमारे हैं और सबकी आवाज़ मुखरता के साथ सदन में पेश होनी चाहिए। मैम, मेरे 2 सवाल और हैं अगर आप पे टाइम हो। मैम, एक तो जो आपका ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो आपने विकास की बात की थी, आपने डिमांड भी की थी कन्या इंटर कॉलेज की, उसका क्या रहा? पहला तो देखिए, मेरे लोकसभा क्षेत्र में हमारे पास 2 हमारी ऐसी कोशिशें थी, एक ज़िला सहारनपुर में और एक ज़िला शामली में, जहाँ पर हम चाह रहे थे कि महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज हम बनवा सकें, डिग्री कॉलेज। तो दोनों ही प्रस्ताव हमारे पड़े हैं सरकार के पास और उनमें ये एक केंद्रीय सरकार की योजना थी जिसके तहत मैं किरण रिजिजू जी से मिली, उन्होंने आश्वासन दिया और वहाँ से पारित होकर अब ये स्टेट गवर्नमेंट के पास हमारे प्रस्ताव पड़े हैं, जिसमें भी हम लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमारी जो राज्य की सरकार है वो विपक्ष के लोगों को ज़रा थोड़े वैसे रूप से देखते हैं और हमारे कामों को भी नकारा जाता है, तो सौतेला रूप हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। तो इसीलिए हम प्रयास में अभी भी लगे हुए हैं और उम्मीद है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी सरकार बनती है तो ये दोनों प्रस्ताव हम अभी नहीं तो तब पार कराएंगे, लेकिन प्रयास में हम अब भी हैं। मैम, आप विगत साल में समाजवादी पार्टी में बड़ी लीडर बनकर उभरी हैं, लेकिन विगत साल से ही आप पर कुछ निजी हमले हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करने के लिए ये निजी हमले किए जा रहे हैं? देखिए, बड़ी नेता का तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, पार्टी के लिए हम लोग महिला नेता तो आज की डेट में आप बहुत बड़ी। नहीं, हम लोग पार्टी के लिए देखिए, हमें अपनी पार्टी से बहुत उम्मीद है और पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। पीडीए का नारा हमारी पार्टी का है, तो हमें उम्मीद है कि पार्टी इस प्रदेश में बदलाव की लहर लेकर आएगी। इस देश में भी अगर भाजपा को रोकने में अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है, आज अगर विपक्ष उस मोड़ पे खड़ा है कि हमने इनका एक बिल फेल कराया है, तो उसमें समाजवादी पार्टी की मुख्य भूमिका रही है। तो उसी के साथ साथ जो हमले हुए हैं, देखिए, मन मेरा बहुत दुखी हुआ उन चीज़ों से, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। देखिए, मेरे पिता मरहूम ने सिर्फ इज्जत कमाई है राजनीति में। कोई ऐसा इल्ज़ाम हम पर नहीं लगा सकता कि हमने कुछ संपत्ति अर्जित करी हो राजनीति के माध्यम से, या कोई सीधे साधारण है हम, इसीलिए हम डरते किसी से नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं। ना इनके मुकदमों से डरते हैं, ना इनकी किसी भी बात से डरते हैं। अड़ने की भी क्षमता रखते हैं, तो लड़ाई लड़ेंगे, अड़ेंगे, लेकिन डरेंगे किसी से भी नहीं। और ये जो ओछी हरकतें लोग कर रहे हैं, तो देखिए, ये लोग हमारे कदम रोक दें, ऐसा इनकी गलतफहमी है। 2027 का चुनाव आप शिक्षा, रोजगार और विकास पर लड़ेंगे या वही धार्मिक पोलराइजेशन पे शुरुआत हो जाएगी? हालांकि पिछला इलेक्शन आपने इन तीनों मुद्दों पर लड़ा था, आपको हिंदू मुसलमान दोनों का वोट मिला और आपकी बंपर जीत हुई, तो 2027 के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, 2027 में जो मुद्दे आपने बताए, उसके अलावा भी हमारे बहुत लंबी फहरिस्त है, जिसमें आप अगर ये जो स्मार्ट मीटर हैं, स्मार्ट चीटर जो हैं, ये उनका भी एक बड़ा अहम मुद्दा रहेगा। आज सरकार का काम है कि सरकार हमारे लोगों को सहूलियत दे, लेकिन ये सरकार चाहती है सिर्फ पैसे बटोरना। तो आज तक इन्होंने अभी तक बिजली के कनेक्शन दे नहीं पाई है सरकार सभी को, लेकिन स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोगों से पैसे अर्जित करने के लिए इन्होंने जो एक काला फैसला लिया है, इसके खिलाफ भी ये भी हमारे एक एजेंडे में मौजूद है। किसानों की आय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी एक किसान सम्मेलन में वादा किया है कि क्योंकि मेरी लोकसभा में गन्ने की बेल्ट है, तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही आप
हमारे यहाँ पेमेंट के लिए धरने बहुत होते हैं, तो जैसे ही पर्ची जमा होगी, इधर पर्ची जमा हुई, हम वहाँ पर स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करते हुए पर्ची जमा करते ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ये जो धरने लोगों को देने पड़ते हैं अपनी पेमेंट लेने के लिए, उसको हम खत्म करने का काम करेंगे। साथ ही शिक्षा के लिए हमारी कोशिश रहेगी। शिक्षा मित्र हमारे जो अध्यापक हैं इतने परेशान हैं, वित्त विहीन जो हमारे अध्यापक हैं वो इतने परेशान हैं, तो इन सभी का समाधान भी समाजवादी सरकार में हम लोग कराने का काम करेंगे। साथ ही शामली की मैं घटना से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। एक सरकारी अस्पताल में महिला ने डिलीवरी दी और अस्पताल के बाहर दी। तो ये जो इस तरह की घटनाएं हैं कि अस्पताल काम कर रहे हैं ना स्कूल काम कर रहे हैं, इन सब का सुधार हम समाजवादी की सरकार में करने का काम करेंगे। और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर जिस नाम पर ये जो भाजपा की सरकार है बहुत उछलती है, मेरे अपने लोकसभा में 2 मर्डर ऐसे हुए हैं, एक जसाला गांव में और एक खंडरावली गांव में। तो कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर? वो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे आज बेटियों के साथ गाजीपुर में, उन्नाव में, अभी हमारे अध्यक्ष जी भी पहुंचे थे वहाँ पर, तो कई जगह पे बेटियों के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो कहाँ गया इनका लॉ एंड ऑर्डर? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ये सरकार आई थी उन पर भी फेल हुई है, और बाकी विकास के काम तो इन्होंने कोई करे ही नहीं है। तो ये सभी तमाम हमारे मुद्दे हैं। बाकी जनता जो बेहाल है वो अपने आप इन्हें जवाब देने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल मैम, अभी 2027 में इलेक्शन है। आपकी विधानसभा से या सहारनपुर विधानसभा से अभी तक कोई भी कैंडिडेट माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषित नहीं किया है, तो क्या इसका बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? आखिर में जिसको टिकट मिलेगा वो खुश हो जाएगा, जिसको नहीं मिलेगा वो फूफाजी बन जाएगा, उसको मनाने में टाइम लगेगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? टिकट हमेशा एक चुनाव के कुछ पहले ही हो पाते हैं, और ये सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, सभी पार्टियों में, अभी तो भाजपा वालों ने भी डिक्लेयर नहीं करे हैं। तो एक अनसेड टाइमलाइन है जिसमें टिकट होते हैं, और ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहेगा कहाँ से कौन लड़ेगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम हर सीट पर पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टी की सरकार बने। प्रत्याशी जो भी हो वो फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहेगा।